हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो वीपीडीओ स्नातक स्तरीय 894 पदों के एग्जाम पेपर 5 दिसंबर शिफ्ट 2 के सॉल्यूशन के बारे में। और ये आंसर की है दोस्तों इस एग्जाम की, जो कि मेरे द्वारा बनाई गई है। मुझे जिस भी प्रश्न का आंसर जो लगा मेरे द्वारा बताया गया है आपको। अगर आपको इसमें कोई भी प्रश्न गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं दोस्तों, मैं उसे संशोधित कर दूंगा अगर वो संशोधित होने लायक होगा। और दोस्तों तीनों शिफ्टों में आप लोगों के एग्जाम पेपर हो गए हैं। कैसे गए आपके एग्जाम पेपर? पेपर के लेवल अच्छे थे तीनों शिफ्टों में। लगभग लगभग दोस्तों आपके तीनों शिफ्ट के पेपर लेवल सेम थे। हर शिफ्ट में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हार्ड लेवल के थे, और बाकी जो पेपर था वह किताबों से या फिर आपने पहले से अगर अच्छी तैयारी की हुई है तो आपको वह समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी शिफ्ट टफ लगी। और दोस्तों मैंने तीनों शिफ्टें एनालाइज किए हैं अभी तक। तीनों शिफ्ट में मुझे जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड शिफ्ट जो अभी तक लगी है वो लगी है दोस्तों अभी वाली, जो मैं पेपर अभी आपको सॉल्व करा रहा हूँ ना, शिफ्ट सेकंड वाला 5 दिसंबर वाला। ये शिफ्ट फिर भी फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है, लेकिन ज्यादा टफ नहीं है दोस्तों। अगर नॉर्मलाइजेशन में अंतर आएगा भी तो ज्यादा नंबर का नहीं आएगा, 1 से 2 या 2 से 3 नंबर का अंतर ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। ठीक है, बाकी कल वाली शिफ्ट भी अच्छी थी और आज की फर्स्ट वाली शिफ्ट भी अच्छी थी। आप लोग भी अपने मार्क्स दोस्तों बता लीजिए दीजिएगा, और ऑफिशियल आंसर की जैसे ही आ जाएगी आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। बाकी यार वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर किया करो, कमेंट किया करो, अपने दोस्तों के साथ में भी हमारे चैनल को शेयर जरूर करना दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह कहलाते हैं तद्वित प्रत्यय। फर्स्ट शिफ्ट में संज्ञा के साथ में पूछा गया था, यहाँ पे संज्ञा फर्स्ट शिफ्ट में क्रिया के संदर्भ में पूछा गया था, यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम के संदर्भ में पूछ लिया गया क्या? तद्वित प्रत्यय। अगला है, अतीन्द्रिय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? तो अति उपसर्ग जुड़ा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला दोस्तों कि पसीना शब्द का तत्सम क्या होता है? देखिए दोस्तों, अगर पसीना के तत्सम की बात करें तो वो होता है प्रस्वेद। ठीक है, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आपका प्रस्वन होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, प्रस्वन। अगला प्रश्न है, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आई थिंक दोस्तों संवाद से पहले आपका कोलन का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा ना कि राम, उसके बाद में ये कोलन करके उसका संवाद लिखा जाता है। लक्ष्मण, ये कोलन चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये कोलन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये प्रस्वन वाला भी दोस्तों, इसमें भी देखिए प्रस्वन और प्रस्विन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से तो प्रस्वन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, लहरें व्योम चूमती उठती पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? अतिशयोक्ति अलंकार इसमें है। परिचर्चा का पर्यायवाची शब्द किसका है दोस्तों? सेवा का पर्यायवाची शब्द है क्या? परिचर्या। परिचर्या। अंश का अर्थ होता है भाग, तो अंश का क्या अर्थ होगा? तो अंश का अर्थ होता है दोस्तों क्या? कंधा। तो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा प्रश्न है, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, हिंदी या संस्कृत? देखिए दोस्तों, मुहावरा जो है आपका वो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, लेकिन लोकोक्ति अरबी का शब्द नहीं है। तो लोकोक्ति मेरे हिसाब से हिंदी का शब्द होना चाहिए, या दोस्तों संस्कृत का भी हो सकता है, क्योंकि लोकोक्ति की रचना संस्कृत में भी की जाती है। तो अगर संस्कृत में इसकी रचना की जाती है तो हो सकता है संस्कृत काल से ही ये चला हुआ आ रहा हो। तो हिंदी या संस्कृत में से एक होना चाहिए दोस्तों इसका आंसर। इन दोनों में से आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दोनों में से कौन सी एक गद्य रचना महादेव वर्मा द्वारा लिखित नहीं है दोस्तों? तो अशोक के फूल महादेव वर्मा जी द्वारा रचित नहीं है। तो अशोक के फूल रचना किसने लिखी है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है क्या? अशोक के फूल। अगला प्रश्न है, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आदि से अंत के लिए दोस्तों एक शब्द आपका होगा आद्योपांत। आद्योपांत, ऑप्शन नंबर बी। नदी नाव संयोग लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो नदी नाव संयोग लोकोक्ति का अर्थ है क्षणिक मेल, मतलब बहुत कम समय के लिए मेल होना। निर्निवेश शब्द का क्या अर्थ है? तो निर्निवेश शब्द का अर्थ है बिना पलक झपकाए। हाँ, बिना पलक झपकाए। ठीक है, निर्निवेश यानी कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ में। अगला प्रश्न है, आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। ठीक है, वैसे दोस्तों देखिए संस्कृत भी थी, प्राकृत भी थी। यहाँ पे मंडारिन और फारसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन फारसी में भी पहलवी आपको दोस्तों आर्य भाषा परिवार में देखने को मिल जाएगी, लेकिन मंडारिन नहीं थे। ठीक है, तो अब आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं थे क्या? मंडारिन, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिसंबर 1957 में किस नाम से कर दिया गया? तो आकाशवाणी कर दिया गया। ये सरल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? देखिए दोस्तों, बच्चों को तेज बुखार था, कर्म क्रिया तो इसमें है नहीं। ठीक है, या तो इसमें पूरक क्रिया होना चाहिए या उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। और जहां तक ज्यादा चांसेस है दोस्तों पूरक क्रिया के आपके ज्यादा चांसेस इसमें रहते हैं। ठीक है, नेपथ्य में हंसी किसका काव्य संग्रह है? राजेश जोशी जी का काव्य संग्रह है नेपथ्य में हंसी। अगला दोस्तों की स्वर संधि का कौन सा भेद नहीं है? तो जसब तो संधि, ये स्वर संधि का भेद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला 18वां प्रश्न है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, तो रमेश क्या है आपका यहाँ पे? उद्देश्य है। ठीक है, और रमेश के बारे में जो कही हुई बातें होती हैं ये विधेय होती हैं, तो उद्देश्य होगा यहाँ पे रमेश। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है?
तो सीधा साधा दोस्तों अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यही क्वेश्चन शायद इससे पहले एक एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। हस्ताक्षर शब्द है। अब ये भी दोस्तों थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखिए, हस्ताक्षर का प्रयोग वैसे हमेशा बहुवचन के लिए किया जाता है, हमेशा बहुवचन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग देखिए एक वचन और बहुवचन दोनों में होता है। तो हस्ताक्षर शब्द का प्रयोग मेरे हिसाब से होना चाहिए एक वचन और बहुवचन दोनों, क्योंकि हमेशा बहुवचन में इसका प्रयोग होता है या बहुवचन के लिए प्रयोग होता है, तो एक वचन और बहुवचन दोनों, या फिर दोस्तों बहुवचन भी हो सकता है। अब आयोग का आंसर देखना पड़ेगा कि इसमें क्या आंसर आयोग देता है। तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे। तो मुझे हिंदी दोस्तों पहले दोनों शिफ्टों की अपेक्षा इस शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड लगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थी, और यहाँ पे हिंदी में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्कोर हो सकता है कि कम रहे, ठीक है। तो अभी तक जो 20 क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से मैंने आंसर आपको बता दिए दोस्तों। बाकी आगे बात करते हैं। 21वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है कि 1824 ईस्वी में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार कर दिया? 42वीं, 38वीं, 45वीं या 47वीं? अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए या तो 38वीं होना चाहिए या 42वीं होनी चाहिए। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम है? तो पिथौरागढ़ में है नारायण आश्रम, धारचूला के पास में। अगला प्रश्न है, निम्न में से भूतापी ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है दोस्तों? तो आइसलैंड है प्रथम स्थान पे भूतापी ऊर्जा उपयोग करने में। अगला दोस्तों, मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम था? तो मुंडिया दोस्तों आपका इसमें बाजपुर का पुराना नाम था। उत्तराखंड के क्वेश्चन दोस्तों इस शिफ्ट में भी अच्छे आए हैं, हर शिफ्ट में वही रह रहा है पैटर्न। उत्तराखंड के 35 प्रश्न या 30 से 32 या 33 प्रश्न सरल आ रहे हैं, तो 6 से 7 प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के भी आ रहे हैं, वही इसमें भी हुआ है। बाकी किताबों से ही पूछा गया, अजय राउत जी की किताब और परीक्षावाणी, इन दोनों किताबों के अलावा एग्जामिनर ने इस बार और कोई भी किताब नहीं उठाई है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्योंकि दोनों किताबों में आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी 1-2 क्वेश्चन तो आउटसाइड रहते ही हैं, ठीक है। मानव पूंजी में शामिल है दोस्तों, तो मानव पूंजी में कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य उपयुक्त सभी शामिल है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? कंगना रनौत को। संसद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह पारित हुआ था 2004 में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया, जिसे क्या कहा जाता है? अमर्त्य सेन। तो क्या कहा जाएगा इसे? सेन सूचकांक कहा जाता है। सालोलादित्य वंश की स्थापना किसने करी थी दोस्तों? इच्छर देव ने। मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं आपको कत्यूरी पढ़ा रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी करते थे कि सालोलादित्य है तो सालोलादित्य ने इसकी स्थापना की होगी। नहीं दोस्तों, अजय राव जी की किताब में साफ साफ लिखा गया कि सालोलादित्य वंश की स्थापना इच्छर देव के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा और पाबोस को किसने अपनाया था दोस्तों? बलबन ने। बलबन के द्वारा सिजदा और पाबोस को अपनाया गया था या शुरू किया गया था सिजदा प्रथा को। बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया था? बेसिक सा क्वेश्चन है। 24 मई 1984 को बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। यह प्रश्न दोस्तों अच्छा है कि निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया? देखिए, जो हमारा प्रजाबंधु है दोस्तों वो तो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे इंद्र सिंह नयाल, विक्टर मोहन जोशी, राम सिंह धोनी और लक्ष्मी देवी टम्टा। मेरे हिसाब से इसका आंसर विक्टर मोहन जोशी होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। आप लोग एक बार इसे क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। अगला 33वां प्रश्न है, निम्न पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के अनुसार लगाइए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, पंचाचूली, केदारनाथ, कॉमेट और नंदा देवी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। मुंदेड़ या मुनाड़ कहाँ पहना जाता है दोस्तों? ये भी आप लोगों को पता ही होगा, मुंदेड़ या मुनाड़ कान में पहना जाता है, ठीक है, कान में। गोलादीप और कड़ाईदीप, तराईजू द्वीप, ये प्रथा किसकी थी दोस्तों? गोरखाओं के समय पे ये प्रथा थी, ठीक है। तो उत्तराखंड का लेवल इसमें भी ठीक ठाक ही पूछा गया है, ठीक है, जैसे कि पहले वाले एग्जाम में था वही सेम लेवल है दोस्तों। यह सभी प्रश्न आप लोगों ने पढ़े हुए भी होंगे और मेरे द्वारा भी आपको बहुत बार वीडियो में कराए गए हैं पहले। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिन भी लोगों ने सीरियसली वीडियो देखी होगी दोस्तों, एक एक वीडियो जितने भी मेरे द्वारा कराई गई है अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि आप 30 से 35 नंबर तो आराम से ला सकते थे, उतनी वीडियोज अगर आपने देखी होंगी तो। खाली पोस्टमार्टम क्लासेज और जो मैराथन क्लास है ये भी देखी होगी तो, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ? तो 101वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जीएसटी बिल को पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे तो आयोग ने आंकड़े पूछते हैं वो भी जनसंख्या वाले। तो इसका आंसर दोस्तों हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं, 9.41 लाख। अब इसमें कोई तुक्का मार के आया होगा तो आया होगा दोस्तों, वरना मुझे नहीं लगता कि ये हर नगर की जनसंख्या कोई भी याद कर लेगा, ठीक है। तो नगरीय जनसंख्या पूछा गया तो 9.41 लाख के आसपास थी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है कि किस वर्ष महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण को 50% बढ़ा दिया गया? 2008 में, ठीक है। अभी प्रीवियसली भी ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल के द्वारा पूछा जा चुका था। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य में डाक व्यवस्था दोस्तों 1815 में शुरू हुई थी। मैंने आपको परसों ये इससे पहले जो अजय रावत का लास्ट पार्ट दिया उसमें भी बताया था, और यह प्रश्न दोस्तों पहले भी आयोग पूछ चुका है हाईकोर्ट वाले एग्जाम पेपर में, ठीक है। उत्तराखंड क्षेत्र में तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून, तो सीलिंग कानून आया था दोस्तों 1972 में। 2012 में कुछ दोस्तों ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड घटना हुई थी,
तो उस टाइम पे भी ये मामला हमारा फेमस चल रहा था। 1972 में क्या हुआ था, भूमि संबंधी सीलिंग कानून आया था, ठीक है। आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली सभी को पता होगा, केदारनाथ में। हल्द्वानी नगर किसने स्थापित किया, सभी को पता होगा दोस्तों, ट्रेल के द्वारा 1834 में हल्द्वानी नगर की स्थापना की जाती है। हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक कब नियुक्त हुए, तो 1856 में ही कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए थे। मैंने बोला भी था दोस्तों परसों आपसे जब मैं करा रहा था कि सभी कमिश्नरों का आप टाइम पीरियड याद रख ले कि कब कौन नियुक्त हुआ था, और वहीं से आयोग ने प्रश्न भी पूछ लिया है, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन से इस बार आयोग ने हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे ही पूछे हैं। गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा, देखिए अब ये तो दोस्तों कोई भी कर लेगा, पवार राजवंश का शासन सबसे अधिक रहा। अगला है, सर को अगर PS PI PR लिखा जाता है तो मैन को क्या लिखा जाएगा, देखिए एस क्या है, सेकंड है, फोर्थ है और सिक्स्थ है। ऐसे ही मान को आप सेकंड है, फोर्थ है, सिक्स्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नीति आयोग के कार्यक्रम SATH का पूरा नाम क्या है, तो SATH का पूरा नाम है सेफ एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, सेफ एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर को चलता है, फिर पश्चिम की ओर को आ गया, फिर 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर को चलता है, फिर यहाँ नीचे दक्षिण की ओर को 16 किलोमीटर आ गया, ठीक है। पहले कितना चला था, 10 चला था, और फिर 16 आ गया, तो यहाँ पे कितना बचा, 6। तो आप पूछा गया है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है दोस्तों, इससे कितनी दूरी पर है, यह पूछा गया है। तो आई थिंक इसका आंसर दोस्तों आपका 6 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, 6 किलोमीटर दूरी पर यह होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वापिस आ गया है, फिर यहाँ पे आ गया, यहाँ से आगे 6 किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना 1902 में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, महादेवी भटनागर। ये भी एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, महादेवी भटनागर। चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट था, तो दोस्तों मार्क 3 था, ठीक है। अब GSLV मार्क 3, तो GSLV मार्क 3, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा आपका, ठीक है, मार्क 3। अगला है, नीचे एक्स आकृति दी गई है जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, यह एक्स आकृति वह आकृति जिसमें आकृति एक्स सन्निहित होगी, किसमें सन्निहित होगी दोस्तों, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, देखिए क्योंकि यहाँ पे भी ये पोर्शन शेप बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, आज बृहस्पतिवार है तो आज के 363वें दिन कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, आज बृहस्पतिवार है तो आज के, आपको याद होना चाहिए कि किसी भी वर्ष में पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है, अगर वो सामान्य वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे लीप और सामान्य नहीं दिया गया, तो हमें सामान्य लेके ही चलना है, ठीक है। तो पहला दिन और अंतिम दिन क्या है, आपका समान है। पहला दिन अगर बृहस्पतिवार है तो 365वां दिन भी बृहस्पतिवार होगा, तो 364वां दिन दोस्तों कौन सा हो जाएगा, आपका बुधवार हो जाएगा, और 363वां दिन आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा मंगलवार। अब देखिए मंगलवार तो ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका मतलब इसने लीप वर्ष माना है, ठीक है, इस वर्ष को इसने लीप वर्ष माना है। तो जो 366वां दिन होगा बृहस्पतिवार के बाद जो 366वां दिन होगा दोस्तों, ये क्या होगा, आपका बृहस्पतिवार होगा। फिर जो 365वां दिन होगा वह बुधवार होगा, 364वां दिन जो होगा वह मंगलवार होगा, और 363वां दिन जो होगा वह सोमवार होगा। तो आई थिंक दोस्तों इसका आंसर सोमवार होना चाहिए, क्योंकि आयोग के द्वारा मंगलवार यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, ठीक है। एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि 365, क्योंकि पहला दिन और अंतिम दिन अगर आप सेम मानते हैं तो बृहस्पतिवार बृहस्पतिवार होगा, उससे 2 दिन पहले 363वां दिन कौन सा होगा पूछा जा रहा है, तो मंगलवार होना चाहिए था, मंगलवार ऑप्शन में नहीं है। तो फिर अगर लीप वर्ष के अकॉर्डिंग मानेंगे 366 के हिसाब से दोस्तों, तो आपका, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मैं 365 लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो लीप वर्ष में जो अगला दिन का जो 366, वैसे दोस्तों इसका आंसर मंगलवार होना चाहिए था, ठीक है। एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा यार इसको, ठीक है। बृहस्पतिवार है, अब मंगलवार ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हो सकता है कि बुधवार दे दे आंसर, सोमवार तो नहीं होगा, ठीक है, सोमवार नहीं होगा, क्योंकि वो 300 अगर 66वां दिन लेंगे तो वो शुक्रवार हो जाएगा फिर, ठीक है। फिर शुक्रवार के बाद में 365वां दिन आ जाएगा बृहस्पतिवार, फिर आ जाएगा बुधवार, फिर भी वही आपका लॉजिक हो रहा है, तो इसका आंसर वैसे मंगलवार होना चाहिए था, ठीक है। अभी आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, वो मंगलवार नहीं होगा तो फिर आयोग शायद बुधवार को देगा इसका आंसर, ठीक है। 363वां दिन, ठीक है, 64 65, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको यार दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा की राजधानी, अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया था, कत्यूर, सॉरी, चंद शासकों ने बनाया था, किसने, चंद शासकों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों, कल्याण चंद के द्वारा। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो मेसोपोटामिया से विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है। ये होगा दोस्तों मझौली द्वीप नहीं होगा, ये माजुली द्वीप होगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर हाईकोर्ट वाले एग्जाम में यह प्रश्न भी पूछा गया था, माजुली द्वीप वाला, ठीक है, जो 2019 में होता था लास्ट में आपके दिसंबर में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की शुरुआत किसके काल में हुई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी 2000 में, ठीक है, सन 2000 में। बोराड़ी पट्टी, सॉरी, बोराड़ी मेला कहाँ लगता है, तो बेरीनाग के आसपास में दोस्तों, पिथौरागढ़ में लगता है, ठीक है। बोराड़ी पट्टी बेरीनाग पिथौरागढ़ में ही है बोराड़ी पट्टी, ठीक है। अगला है,
उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। अब ये प्रश्न भी बड़ा खतरनाक सा प्रश्न है। 6 से 7 मारोगे या 6 से 7 से 8 मारोगे? ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजन। ठीक है, 7 से 8 अक्टूबर 2018 होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग कब प्रकाशित किया गया था? तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग दोस्तों 1893 से 1895 के बीच में लागू किया गया था। कब? 1893 से 1895 के बीच में। लेकिन यहाँ पे भी एक डाउट है कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना तो 1909 में हुई थी, तो ये कैटलॉग 1893 से 95 में कैसे प्रकाशित हो गया? ये भी एक डाउट है। अब अगर यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए कि चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान के वन्य तथा फलदार पेड़ों का प्रथम कैटलॉग कब प्रकाशित किया गया? ठीक है, तो उस हिसाब से 1853 95 होता, लेकिन अब आप देखते हैं आयोग क्या इसका आंसर देता है। ठीक है, लेकिन विवादित प्रश्न है, अगर आप डालना चाहेंगे ऑब्जेक्शन तो डाल सकते हैं। ठीक है, अजय रावत में लेकिन ये सेम लाइन लिखी हुई है। ठीक है, जो आप लेसन पढ़ेंगे उसमें। बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई थी दोस्तों? तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई थी। 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इत्सिंग। कौन? इत्सिंग था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। 61वां प्रश्न है, यदि गुणा का अर्थ धन हो, ऋण का अर्थ धन हो, धन का अर्थ भागा हो तथा भागा का अर्थ गुणा हो, तो इसका अर्थ क्या होगा? देखिए 16। धन का अर्थ क्या है दोस्तों आपका? धन का अर्थ है, सॉरी, गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ धन है, 16 धन 4। ठीक है, भागा का अर्थ क्या है? गुणा है। सॉरी, धन का अर्थ क्या है? भागा है, भागा 10। भागा का अर्थ गुणा है, 10 गुणा 5। और माइनस का अर्थ क्या है? प्लस है, तो 10। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप 16 × 5 = 80। ये भी दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे अटपटा सा ही लग रहा है। इसका आंसर शायद इसमें से ऑप्शन में से कोई भी नहीं आएगा। आप लोगों को इसका आंसर क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में भी थोड़ी बहुत गलती है। ठीक है, गढ़ी का नाटक परसों लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा गया दोस्तों, किसने? मौलाराम की रचना है गढ़ी का नाटक। ठीक है, गढ़गीता संग्राम और गढ़ीता नाटक। अगला प्रश्न है, 21वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली है? तो 21वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में हुए थे दोस्तों। आई थिंक इसमें आपका पीवी सिंधु ने सर्वाधिक मेडल जीते थे। किसने? पीवी सिंधु ने। फिर भी आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, श्योर नहीं उसमें भी मैं। आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या 21। यह प्रश्न भी यूके ट्रिपल एससी बहुत बार पहले पूछ चुका है। चैतू और माड़कू, ये प्रश्न ही पूछ चुका है, यूके ट्रिपल एससी चित्रकार थे। ठीक है, रिवाइज क्वेश्चन काफी आए हैं इस शिफ्ट में। ठीक है, 10 के आसपास में है। अगला है, ए को याद है कि उसके भाई बी का जन्मदिन 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आता है, और उसके चाचा को भी याद है कि बी का जन्मदिन 17 अक्टूबर से पहले लेकिन 12 अक्टूबर के बाद में आता है। तो 12 के बाद में आता है और 15 से पहले आएगा, तो 13 या 14, 13 या 14 को आएगा बी का बर्थडे। ठीक है, 13 या 14 को। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? तो मसूरी में स्थित है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। और परसों ही दोस्तों आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा था, जब लोक सेवा आयोग का पेपर हुआ था उस दिन भी एक एबट माउंट पूछा गया था। तो ठीक है, तो वहां पे भी मैंने बताया था आपको एवरेस्ट हाउस वहां है करके। कहाँ पे? मसूरी में है करके। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला, तो ये तो सभी को आता ही होगा, आपका हरिद्वार। ठीक है, 11 विधानसभा सीटें यहाँ पे। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो ये भी सरल सा ही प्रश्न है दोस्तों। हमारा सॉन्ग यमुना की सहायक नदी नहीं है, क्योंकि सॉन्ग क्या है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, बहुत बार यूके ट्रिपल एससी पहले भी पूछ चुका है इस प्रश्न को। चंद राजवंश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक ज्ञानचंद था। ठीक प्रश्न है, करवा रखा था सबको। ठीक है, वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन या फिर बंग बंगा आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वंदे मातरम शीर्ष गीत बना था। जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? दोस्तों जागड़ा मेला। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते थे। 1935 में स्थापित बाल सभा की स्थापना दोस्तों सत्य प्रसाद रतोड़ी जी के द्वारा कराई गई थी। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कराया हुआ था सब कुछ। बांगर और खादर क्या होता है दोस्तों? जलोढ़ मृदा से बने क्षेत्र बांगर और खादर क्षेत्र कहलाते हैं। बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में किसकी खेती की जाती है दोस्तों? जैट्रोफा की खेती की जाती है। किसकी? जैट्रोफा की। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में। एआरओ में भी ये परसों जो एग्जाम पेपर हुआ था लोक सेवा आयोग का, उसमें भी इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था तेंदुआ संरक्षण वाला। ठीक है, तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी। भारतीय संविधान में नगर निकायों की व्यवस्था किसमें अंकित है? ठीक है, तो नगर निकायों की अवधि। ठीक है, तो आई थिंक दोस्तों इसमें आपकी अवधि होनी चाहिए क्यू में होनी चाहिए। ठीक है, एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आई थिंक क्यू में होनी चाहिए। ठीक है, आरएसए क्या है? आरएसए दोस्तों एक सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है। क्या है? सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम है। ठीक है, मूल रूप से स्कॉटलैंड में का सैनिक वाद्य यंत्र जो कि उत्तराखंड में अत्यधिक लोकप्रिय है, यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है दोस्तों, मसक बाजा या मसक बीन। महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया, तो महालक्ष्मी योजना किससे संबंधित थी? प्रसव के बाद मां और कन्या शिशु के लिए यह हमारा महालक्ष्मी योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, आकृति दी गई है, इसका वाटर प्रतिबिंब में पूछा गया है। तो वाटर प्रतिबिंब दोस्तों ऊपर का नीचे हो जाता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी। 82वां क्वेश्चन है कि लाल कॉलर श्रमिक किससे संबंधित है?
तो लाल कॉलर जो श्रमिक है प्राथमिक क्षेत्र के क्रियाकलापों से संलग्न श्रमिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को दोस्तों आई थिंक आश्रम कहा जाता था। आश्रम तो नहीं होना चाहिए, खाल हो सकता है। ठीक है, एक बार आप इसको भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा, चट्टी या खाल होना चाहिए। ठीक है, चट्टी या खाल होना चाहिए। ठीक है, आश्रम तो यात्रा पथ पर तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि यात्रा पथ पर पूछा गया है, देवालय तो मंदिर के लिए हो गया, आश्रम यहाँ पे ऋषि मुनि लोग रहते थे। ठीक है, तो खाल या चट्टी में से शायद इसका आंसर एक होना चाहिए। एक बार आप इसको भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, या हो सकता है कि दोस्तों आश्रम भी हो, उसका एक बार देख लीजिएगा आप। अगला, बौद्ध संघ में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वह किस पुस्तक में अंकित है? तो ये दोस्तों विनय पिटक होना चाहिए इसका आंसर, आई थिंक। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग विनय पिटक होना चाहिए। आप लोग अपने रिव्यूज एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, 2, 6, 18, 54 की श्रृंखला में 8वें स्थान पर कौन सा होगा? तो 43, 74 होगा दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है, 2, 3, 6, 6, 3, 18, 18, 3, 54, फिर 54 8वें पूछा गया ना। देखिए 1, 2, 3, फिर आपको मतलब 4 तो ये दिए हुए हैं, 4 श्रृंखला तक। 5वीं आपको निकालनी है, 3 से गुणा करेंगे, फिर छठी जो आएगा उसको 3 से गुणा करेंगे, छठी निकल जाएगी, फिर जो आएगा उसको 3 से गुणा करेंगे, 7वीं निकल जाएगी, फिर जो आएगा उसको 3 से गुणा करेंगे, 8वीं निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, सेलम इस्पात कारखाना किससे संबंधित है, किस राज्य से? तो तमिलनाडु इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों, सेलम का। ठीक है, कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन, पहले भी प्रश्न पूछा गया था, मैती आंदोलन कब शुरू हुआ? 1995 96 में। यूके ट्रिपल सी पहले 96 आंसर दे चुका था, आज 1995 लिख दिया इसने यहाँ पे। ठीक है, तो मैती आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? ग्वालदम से हुई थी। 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा निम्न में से किस नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो सहकारी समितियों के प्रोत्साहन 43B को जोड़ा गया था दोस्तों, कुल मिला के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत 97वें संविधान 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, रैम का भाग नहीं है, तो RD रैम भी है, SD रैम भी है, ड्रैम भी है, तो फ्लैश रैम का भाग नहीं है। ठीक है, फ्लैश, आई थिंक फ्लैश ही होना चाहिए। एक ईमेल के संदर्भ में BCC का पूरा नाम क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। और दोस्तों देखिए, ये आंसर की मैं खुद से बना रहा हूँ। ठीक है, तो पूरी प्रमाणिक तो नहीं हो सकती, लेकिन जितने भी क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है, मैं आप लोग के साथ में साझा कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई भी प्रश्न गलत है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यार 100 में से 100 प्रश्न तो आप मुझे भी नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ कुछ प्रश्न मैंने सर्च भी किए, कुछ कुछ प्रश्न मुझे सर्च करके भी नहीं मिले। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, रवि और कुणाल हॉकी तथा वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं। ठीक है, और सचिन और रवि हॉकी तथा बेसबॉल अच्छा खेलते हैं। कुणाल क्रिकेट वॉलीबॉल में अच्छा है। ठीक है, एक बार बना लेते हैं, रवि और जो कुणाल है दोस्तों, रवि और कुणाल जो है वो हॉकी और वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल। सचिन एंड रवि, सचिन और रवि जो है वह हॉकी और बेसबॉल अच्छा खेलते हैं, बेसबॉल। जो कुणाल है दोस्तों, कुणाल वह क्रिकेट और वॉलीबॉल अच्छा खेलता है, क्रिकेट और वॉलीबॉल अच्छा खेलता है। सचिन फुटबॉल और बेसबॉल अच्छा खेलता है। ठीक है, सचिन क्या करता है? फुटबॉल और बेसबॉल अच्छा खेलता है। अब क्या पूछा गया आपसे, कौन सा खिलाड़ी हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है? देखिए, हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल तो ये भी है, ये भी है, तो कौन है दोस्तों? क्रिकेट, कुणाल, क्योंकि कुणाल खाली क्रिकेट खेल रहा है, कुणाल क्रिकेट भी खेल रहा है, मतलब क्रिकेट अकेला खेलने वाला कुणाल ही है बस। तो कुणाल क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा कुणाल, डी। किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है? दोस्तों नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। बेसिक सा क्वेश्चन था, आता भी होगा आप सभी लोगों को। दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द कौन सा है? तो ठीक है, तो दर्रे को दोस्तों आपका धुरा भी कहा जाता है, घाट भी कहा जाता है, ला भी कहा जाता है, तो उपयुक्त सभी मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, दर्रे को धुरा, घाट, ला, ये तीनों होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 93 का। धुरा तो होता ही होता है, घाट और ला भी कहा जाता है। ठीक है, 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो आई थिंक दोस्तों ये 50 देश थे। ठीक है, लेकिन एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 50 देश थे आई थिंक। ठीक है, पंचायती राज का संबंध है किससे? राज्य सूची से। ठीक है, राज्य सूची से संबंधित है। भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण करता है, तो भारत के मौसम मानचित्र का निर्माण दोस्तों कौन करता है? भारतीय मौसम विज्ञान करता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ध्यांति और रेयांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो जौनसारी जनजाति से विवाह से पहले और विवाह के बाद से इनका संबंध है, ध्यांति और रेयांति। प्रश्न चिन्ह में लुप्त संख्या क्या होगी, इसको दोस्तों निकालना है। ठीक है, कि प्रश्न चिन्ह में जो भी दिया गया इसको लुप्त संख्या क्या होगी? ठीक है, इसको मैं भी आपको बताता हूँ। 99वां क्वेश्चन है कि चंद्रवंश का वह शासक जो मुगल शाखा अकबर के समकालीन था, तो रुद्रचंद्र हो जाएगा अकबर के समकालीन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बाकी ये जो आपका क्वेश्चन है देखिए, 5, 6, 12, 4। ठीक है, तो 6, 25, 30, मैं इसको आपको सॉल्व करके बता दूं, 1 मिनट दोस्तों। हाँ, तो इस प्रश्न को दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, 6 पंचे 30, 30 चक्को 120, 120 में से 0 गायब कर देना तो 12 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 6 7 छक 42
और 42×5 210, ठीक है। 42×5 210 होता है, 0 गायब कर देना तो 21 हो जाएगा। ऐसे 4×2 8 और 8×80 और 80 में से 0 गायब कर देना तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन आज की शिफ्ट में। तो मुझे जो भी आंसर्स लगे मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा। आपको अगर किसी भी प्रश्न में लग रहा है कि मेरे द्वारा गलत आंसर बताया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, मैं उसे नीचे पिनअप कर दूंगा चेक करने के बाद में। बाकी दोस्तों आप लोगों का एग्जाम कैसा गया, आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं तीनों शिफ्टों में, आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। बाकी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की है वह 2 से 3 दिनों में आ जाएगी, तो आप उस ऑफिशियल आंसर की को भी एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर एक्सेप्टेड जो कट ऑफ होगी वो भी आप लोगों को बता दी जाएगी। तो दोस्तों आपके एग्जाम हो गए हैं, आप 12 तारीख की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 12 तारीख को लोअर पीसीएस का एग्जाम पेपर है, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है। तो सभी को दोस्तों ऑल द बेस्ट, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।